जैसा कि आपको पता होगा कि CSE 2024 साइकिल के लिए आपको नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जा चुका है। और इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं दैट आर गेट मोर देन 1000। तो 1100 पिछले बार से कम है, बट बाकी पिछले सालों के मुकाबले अगर 3-4 सालों को देख लें, लास्ट ईयर को छोड़ करके, तो उससे ज़्यादा आपको वैकेंसी आई है। और यहाँ से जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी बढ़ा देते हैं, या ऐसा कहें कि एक्सीलरेटर पे पैर रख देते हैं अपना। तैयारी अब बढ़ा देते हैं, और बहुत से बच्चों को ये होता है कि भाई उनको डायरेक्शन नहीं पता चलता कि कैसे मूव ऑन करना है या कैसे अपने आप को उस डायरेक्शन में बढ़ना है। मेरा अनुभव रहा है, मैंने आपको लगातार 5 प्रीलिम्स दी और पाँचों के पाँचों बार आई इजीली मैनेज टू क्रैक दिस प्रीलिम्स एग्जाम। मैं अपने कुछ इंसाइट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि स्ट्रेटेजी आपकी किस तरीके से होनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा, इफ आई हैड 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री आई वुड स्पेंड द फर्स्ट 4 hours शार्पनिंग द एक्स। ठीक है, तो हम तैयारी के लिए पहले स्ट्रेटेजाइज, अगर हमारी स्ट्रेटेजी बेहतर होगी तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू नेविगेट। तो जो भी इशू आएंगे हम उसको, हमारे पास एक प्री प्लान तैयार होगा जिसके वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं आपको कि हम अगर बात करें तो स्टूडेंट्स को किस टाइप के स्टूडेंट जो होंगे वो यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे। कुछ तो होंगे दैट दोज हु हैव अपीयर्ड इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स एंड हैज क्लियर्ड प्रीलिम्स, तो ये इनको एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। इनके लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है, मेहनत इन द सेंस इनको डर नहीं होता है ज़्यादा, बिकॉज दे हैव डन इट बिफोर। दूसरे जो है अपीयर्ड इन द प्रीवियस अटेम्प्ट बट कुड नॉट मेक इट, ऐसे बच्चे जिन्होंने तैयारी करी, जी जान लगाई, बट सम हाउ बिकॉज ऑफ सम इश्यूज वो नहीं क्लियर कर पाए। तीसरे जो हैं दोज हु हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर सम टाइम, दे हैज कंप्लीटेड द सिलेबस एंड इज कॉन्फिडेंट फॉर द अटेम्प्ट। तो ये बच्चे जिन्होंने जो पिछले 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने सिलेबस अच्छे तरीके से कर रखा है और साथ ही साथ उनको भरोसा है कि दे विल एबल टू मेक इट। नेक्स्ट जो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर सम टाइम, हैज़ कंप्लीटेड द सिलेबस बट नॉट कॉन्फिडेंस, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, ये डर जो है ये इनमें ज़्यादा होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करी होगी, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बट दे वांट टू अपीयर दिस ईयर। ठीक है, तो वांट टू अपीयर इन 2024, ऐसे कुछ बच्चे होंगे। ये जो आपको मेरी स्ट्रेटेजी होगी दैट इज़ मोस्टली फॉर दिस 4 ग्रुप्स। जो 5th ग्रुप के बच्चे हैं, अगर आपका आपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई आपका काम कर रहा है, सो गो ऑन, यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो। आपको थोड़ा बहुत जो है एक्स्ट्रा इंसाइट्स जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरी स्ट्रेटेजी होगी, मैं ये 4 बच्चों को लेकर के ज़्यादा आपको फोकस कराऊंगा। बात करें हम किसी भी, देखो प्रिपरेशन को समझने से पहले, कहते हैं ना कि दुश्मन से लड़ने से पहले उसको उसकी कमजोरियां या उसकी खूबियां समझनी पड़ती हैं, तो यूपीएससी भी कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट अगर आप एवरेज की बात करो, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, हम क्या करेंगे, टाइम हमारे पास गिन के 100 दिन है, तो हम वहाँ फोकस करें जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। तो ये एनालिसिस मैं आपको पहले क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज वेटेज की तरफ ले चलूंगा। तो अगर आप आर्ट एंड कल्चर को देखें तो आर्ट एंड कल्चर काफ़ी रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है, काफ़ी रट्टा मारना पड़ता है आपको। और अगर यहाँ से आप क्वेश्चन देखें तो किसी साल 4 क्वेश्चन, किसी साल 3 क्वेश्चन ऐसे ही आते रहे, कुछ सालों में बिल्कुल ही क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो एवरेज जो है इसको मैं 2 मान के चल सकता हूँ। एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है पिछले साल काफ़ी ज़्यादा आ गए थे, 2022 और 23 से, मतलब लगातार आप 4 सालों से क्वेश्चन यहाँ पे आपको बनते हुए दिखेंगे, उसके पहले बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहे थे। मेडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से एक एवरेज आपको 3-4 क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमेशा से अच्छा क्वेश्चन यहाँ आते रहे हैं, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते रहे थे। लास्ट ईयर में यहाँ से, लास्ट 2 ईयर में यहाँ से क्वेश्चंस आने कम हो गए हैं। इसके अलावा पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी आपको हमेशा से एक स्टैटिक पोर्शन के तौर पे आपको ये हमेशा बेटर रिजल्ट्स देके जाते हैं, इजी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो 15 क्वेश्चंस का एवरेज हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं। इकोनॉमी जो है अगेन दैट विल गो ऑन, तो 20 क्वेश्चन किसी साल, 15 क्वेश्चन, ऐसे करके आपको तो 20 का एवरेज आप यहाँ से भी लेके चल सकते हो। अगेन ज्योग्राफी अगर देखें तो 10 से 12 क्वेश्चन का एवरेज यहाँ पे रहता हुआ दिखेगा आपको। लास्ट ईयर तो काफ़ी ज़्यादा ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट को अगर आप मिला दें तो लास्ट ईयर जो है ऑलमोस्ट 33 क्वेश्चंस थे जो कि ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से थे। साथ ही साथ साइंस एंड टेक की अगर बात करें तो 11 क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन का एवरेज यहाँ से रहता है। और करंट अफेयर्स एंड जीके की बात करें तो जो डायरेक्टली किसी स्टैटिक पार्ट से भले ना लिंक होता हो, जैसे स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स हो गए, तो उन तरीके की क्वेश्चन जो हैं ये आपको 7 से 8 क्वेश्चन जो है ये आते हुए आपको दिखेंगे। अब लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा थे, तो लास्ट ईयर तो देखो किसी एक साल पर हम लेके नहीं चल सकते, वो एक्सेप्शन हो सकते हैं किसी साल के लिए। बट अगर ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स की बात करें तो आपको मेजर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ये हमारा एक सेक्शन बनेगा। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक,
और साथ ही साथ करंट अफेयर्स। तो ये मेजरली यहाँ पे हम सिलेबस को डिफाइन आपको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सो ये 5 और 6 जो है वो दैट इज द करंट अफेयर्स एंड जीके। आई एम नॉट सेइंग कि आप आर्ट एंड कल्चर को लीव कर रहे हैं। बहुत से लोग जो है आर्ट एंड कल्चर को एंशिएंट एंड मेडिवल के साथ ही जोड़ के देखते हैं, ठीक है। उसमें कुछ सेक्शंस जो हैं वो अलग हो जाते हैं, बट मैक्सिमम उसको उसके साथ ही देखा जाता है। नेक्स्ट थिंग जो रही यहाँ पे दिस इज़ नॉट कि भाई ये एब्सोल्यूट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस उनको डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि इसको आप किस सेक्शन में डालोगे। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, जो पहला ही क्वेश्चन था दैट वाज अबाउट द वेटलैंड्स या लेक्स के बारे में था। तो उसमें उसने पूछ लिया कि भाई जो आपका उलर लेक है ये उलर लेक किस रिवर पे है। तो ये तो नॉर्मली आपको स्टैटिक का पोर्शन है, बट उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये जो कांवर लेक है या कबर लेक है, कांवर लेक जो है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है या ऑक्सबो लेक है। अब ये कांवर लेक, अब आप इसको ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो, इसको आप कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये रामसार वेटलैंड साइट्स में इसको किया गया था। तो अगेन दिस डिवीजन इज नॉट कि ये एब्सोल्यूट है, बट कहीं ना कहीं ये हमें एक आइडिया देता है कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कौन से सेक्शंस हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सो अगर आप इसको लेकर के चलो आगे बढ़ोगे तो मेरी स्ट्रेटेजी जनरली क्या होगी, स्ट्रेटेजी फॉर टाइप 2, 3, 4 एंड 5 स्टूडेंट्स। सो पहली बात आप तो ये कि फोकस ऑन टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। आप जिनका वेटेज ज़्यादा देख रहे हो आप पहले उनको तैयार करो, क्योंकि टाइम आपके पास 100 डेज लिमिटेड है, तो आप पहले उसको तैयार करेंगे। या जिन्होंने तैयारी कर भी रखी है पहले से, उनके लिए भी कि आपका फोकस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होना चाहिए, तो वो फोकस होने चाहिए आपको अकॉर्डिंग टू वेटेज। आप उसका फोकस क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दूसरा जो आपको सजेशन रहेगा दैट इज द प्रैक्टिस एंड रिवीजन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये तो कंपलसरी है, इसमें आप कहीं भी इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बिना आपका काम जो है वो पूरा नहीं होता है। कारण क्या है, तो PYQ गिव यू एन इनसाइट्स कि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, उनका पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। साथ ही साथ कि किस तरीके से आपको जब चीज़ों को आप पढ़ते हो तो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसको कैसे पढ़ना है, उनको उसमें से क्या एब्जॉर्ब करना है, क्या लीव करना है, ये आपको इनसाइट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं। और फाइनली जब आपके ये 2 काम कंप्लीट हो जाएं देन यू गो फॉर अटेम्प्टिंग द मॉक्स। तो मॉक्स के लेकर मैं आपको चर्चा करूंगा कि इस पे कैसे काम करने का है। तो पहले हम सिलेबस तो एक बार देख लें कि जो सिलेबस है, तो इस बार के नोटिफिकेशन में भी सिलेबस में कोई चेंज नहीं, वही चेंज है, वही है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखो इससे कुछ अंदाजा नहीं लगेगा, ये सिंपल सा एक इतना स्टेटमेंट है, इतना ओपन स्टेटमेंट है कि इसमें दुनिया की हर चीज़ को हम डाल सकते हैं जो भी हो रही है पिछले 2 साल 3 सालों से। बट हम क्यों क्या चूज करेंगे, यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे PYQ की किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो ये कहीं ना कहीं एंशिएंट एंड मेडिवल से लिंक करेगा, और ये जो है ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री से लिंक करेगा। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें फिजिकल, तो ये यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है फिजिकल पे। सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा देर के लिए आप इसको साइडलाइन कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप छोड़ दें, बट इसको आप थोड़ी देर के लिए मतलब बाद में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं जब आपका हो जाए बाकी चीज़ें। कारण ये है कि सोशल एंड इकोनॉमिक जो है ये आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में कवर हो जाता है, तो इकोनॉमिक्स में कवर हो जाता है, वहाँ से बाकी थोड़ा बहुत आप देख लेते हो गवर्नेंस वाले सेक्शन में, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको डायरेक्ट। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये 2 चीज़ें हैं अलग अलग। अब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आपको एक जो चीज़ फोकस करनी है वो कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आपका मस्ट है, ये होना ही होना चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये आपको होगा कि आपका भाई पार्लियामेंट का अरेंजमेंट क्या है, स्टेट का अरेंजमेंट क्या है, चुनाव किस तरीके से होते हैं, राष्ट्रपति क्या है, तो या उनके क्या पावर्स हैं, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। यहाँ से उसके अलावा अगर आप बात करें तो पब्लिक पॉलिसी लेवल पे आपको चीज़ें डील कर सकते हो। बाकी आप जो है थोड़ा बहुत यू कैन कि भाई आपको जब टाइम मिले यू कैन डू दिस थिंग लेटर। अगर बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की, तो अगेन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में यहाँ पे हालांकि बड़ी सी आपको अगेन ओपन एंडेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक। उसके अलावा पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, तो इसको कैसे हैंडल करें ये मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा आगे कि इकोनॉमिक्स के साथ हम क्या डील करें। और उसके अलावा जनरल इशूज ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो ये आपका इन्वायरमेंट वाला सेक्शन, और इसमें भी स्पेशली मेंशन जो है आपको बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और इसको क्या करने का है ये 2 सेक्शन में अलग से आपको डील कराऊंगा। एंड जनरल साइंस, तो जो आपको जो साइंस एंड टेक जिसको हम पोर्शन कहते हैं, ये आपका सिलेबस है मोटा मोटी। बट आप सिलेबस देखो तो सिलेबस में तो ओपन एंडेड सिलेबस है, तो हम इसको कैसे आगे बढ़ें क्या करें।
पहली चीज़ जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आपको जो डिवीजन की मैंने किया था वो डिवीजन 6 पार्ट्स में किए थे जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वन इज द हिस्ट्री इंक्लूडिंग द एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल ज्योग्राफी, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली फिजिकल ज्योग्राफी को मेंशन करा रखा है, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी आप इन्वायरमेंट के साथ भी जोड़ के देख सकते हो। तो ये तो आपको करने ही करने हैं, ये इसके अलावा इसके बिना आपका काम नहीं होने वाला है। ये स्टैटिक पोर्शन है, यहाँ से घूम फिर के अगर आप कर रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट 70 to 80 क्वेश्चन यहाँ इनसे आने वाले हैं। 70 to 80 क्वेश्चन अगर यहाँ से आते हैं, आप इसमें 50 भी कर ले जाते हो, ठीक है, 50 क्वेश्चंस भी अगर आप कर ले जाते हो तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आप कट ऑफ देखो, कट ऑफ कितना जा रहा है, कट ऑफ जा रहा है लेस देन 50%। लास्ट ईयर्स के जो ट्रेंड है वो लेस देन 50% पे जा रहे हैं। तो अगर हम ये पोर्शन ही कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसमें सवाल होता है कि पढ़ें क्या, तो देखो सिंपल सी बात रखो, आपने अब नया कुछ नहीं पढ़ना है। आपने जो पढ़ा है, जिन्होंने भी पहले से तैयारी कर रखी है, जो भी बुक आप फॉलो करते हो आप उसी को फॉलो करते रहो, कीप ऑन डूइंग दैट, कीप डूइंग ऑन दैट। आप नया इसमें पढ़ने जाओगे तो आप उसको पढ़ने में ही डिटेल आपका देर हो जाएगी। हालांकि जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, हो सकता है कि इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हो, इकोनॉमिक्स ना पढ़ी हो, वो क्या करें भाई, या फिर पॉलिटी पढ़ी हो, हिस्ट्री ना पढ़ी हो तो क्या करें। तो उनके लिए सजेशंस जो हैं वो ये रहेंगे कि आपने जितना पढ़ा है वो ठीक है, बाकी यहाँ से अब आप सिलेक्टेड स्टडी करो। जो आपको जितना बताऊँ मैं, आप सिलेक्टेड स्टडी करो एंड ट्रस्ट मी, ये आपको बूस्ट दे देगा। आप पूरा नहीं कर पाओगे बट फिर भी आपका जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो 60 to 70% पोर्शन जो है वो आपका हो जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं कि हमें करने का क्या है किसमें। अगर बात करें हिस्ट्री की तो देखिए एंशिएंट एंड मेडिवल अपने आप में बहुत से बच्चों को ये परेशान करता है। एंशिएंट मेडिवल यहाँ पे रट्टा बहुत मारना होता है, बट यहाँ से अगेन अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें फोकस करनी हो तो आप क्या करो, एक एक पेज के नोट्स बनाओ और जितना मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उतना करते जाओ। पहली बात कि किंगडम्स, देयर टाइम पीरियड, इंपॉर्टेंट किंग्स एंड द रीजन, ये आप कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने पूछ लिया कि भाई ये गहद वाला किंगडम कहाँ पे हुआ करता था, अब ये गहद वाला किंगडम सुनते ही कम से कम, चलो आपको बहुत जानकारी ना हो बट कम से कम इनका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए कि भाई ये किस पीरियड में हुआ करते थे। ठीक है, तो आप जैसे पृथ्वीराज चौहान के टाइम में ये एग्जिस्ट किया करते थे कि नहीं किया करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। या किस रीजन में, अगर कन्नौज का रीजन में ये एग्जिस्ट करते थे कि नहीं करते थे, ये आपको आइडिया होना। नॉर्थ इंडियन किंगडम है, साउथ इंडियन किंगडम है, तो इस तरीके से आप तो एक लिस्ट बनाओ आप क्रोनोलॉजिकली कि किस टाइम में कौन कौन से जो है वो आपको किंगडम्स हुआ करते थे, उनके इंपॉर्टेंट किंग्स कितने थे। ये करोगे तो 1 से 2 पेज में ये नोट्स जो हैं ये आपको कंप्लीट हो जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंशिएंट टू मेडिवल, ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक जो चीज़ यहाँ से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो है बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, तो अब जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई राज तरंगिणी ये किसकी लिखी हुई बुक है, ठीक है, या मृच कटिका अगर लिखा है तो ये किसने लिखा है, तो ये इस तरीके की एक आप दूसरी लिस्ट बनाओ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, कुल मिला के 60 to 70 मैक्सिमम हो जाएगा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला है। ये आपको काम कर लेने का है। साथ ही साथ जब आप बुक्स एंड ऑथर्स लिखें तो इसके साथ भी पीरियड जरूर रखें कि किस पीरियड में ये लिखी गई है, ये आपको मेजर सेक्शन डील करा देगा। एक जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है यूपीएससी पिछले कुछ सालों से, वो पोर्ट्स को लेकर के पूछ रहा है। जैसे लास्ट टाइम उसने संगम पीरियड के पोर्ट्स पूछ लिए, जैसे उसमें जो आपको मुजरिस पोर्ट था तो उसने मुजरिस के बारे में पूछ लिया कि भाई ये क्या हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपको संगम एज के जो किंगडम्स थे उनके ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हुए करते थे। तो बाकी किंगडम्स के भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं आप उसको तैयार रखें। जैसे ताम्रलिप्ति है तो ताम्रलिप्ति कहाँ पे हुआ करती है, ठीक है। या उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है जो आप ऐड करेंगे दैट इज द कंट्रीब्यूशन इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर खास करके यहाँ से टेम्पल वाला काम जो है वो आपको कर लेने का है। टेम्पल्स या स्तूपाज वाला जो काम है ये आपको कर लेना है। तो टेम्पल्स, अब जैसे कि मान लो कि उसने पूछ लिया कि भाई आपका जो खजुराहो टेम्पल्स हैं, ये खजुराहो के टेम्पल्स किस किंगडम में बनाए, किस टाइम पीरियड में बने, ये अपने को काम कर लेने का है। जो मेजर टेम्पल्स, आप सारे नहीं करोगे, मेजर टेम्पल। अब जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल है तो बृहदेश्वरा टेम्पल किस किंगडम के टाइम में बने थे, क्या टाइम पीरियड था उसका, किसने बनवाया। ठीक है, तो ये अपने आप को इसकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए। इसको डिटेल में नहीं देखना है, इसको अपनी लिस्ट अगर आप कर लोगे तो लिस्ट में ही आपका 60 to 70% काम जो है वो हो जाएगा। ये आपको बेसिकली करके जाने का है। नेक्स्ट बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप आते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला जो काम आपको करना है दैट इज द इंपॉर्टेंट एक्ट्स। तो जितने भी आपको चार्टर एक्ट्स है, जितने भी आपको रेगुलेशन एक्ट्स है, रेगुलेटरी एक्ट्स है, जितने भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स है, ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम की 1783, 1784 का एक्ट, 1813, 1833,
ठीक है। 1858 एंड गोइंग ऑनवर्ड्स आपको 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगी। ये जितने भी एक्ट हैं दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये केवल आपको यहीं पे हेल्प नहीं करेंगे, ये आपको पॉलिटी में भी हेल्प करेंगे कि भाई इंडिया का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हो रहा था। तो ये दिस इज नॉट अ कंप्रोमाइज, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। इसको भी अगर मेजर प्रोविजंस आपको बस एक एक टर्म्स में कीवर्ड लिख लेने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब 1861 के एक्ट में जो था वो आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था तो वहाँ पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे दी गई थी वायसराय को। आपने सिंपली क्या लिख लिया, ऑर्डिनेंस लिख लिया। तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको थोड़ी बहुत याद हो जाती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, ये आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के टर्म्स में कि भाई आपको क्विट इंडिया मूवमेंट की क्रोनोलॉजी क्या है। क्विट इंडिया पहले हुआ था कि सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहले हुआ था, ठीक है, या कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहले हुआ था। तो कहाँ पे हुए थे, किस रीजन में ये ज़्यादा थे, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या रही। और ये क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, तो आपको आउटकम थोड़ा बहुत जो है ये याद हो जाएगा। तो ये सब चैप्टर्स आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा एक जो फोकस रहा है दैट इज द बुक्स, न्यूज़पेपर, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, एंड ऑथर्स। तो बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑथर्स, तो जैसे नॉर्मली आपसे पूछ लेगा कि भाई वाई जो है आपको कोई भी बुक का नाम उसने उठा के पूछ लिया कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया। अब ये बुक जो है ये किसकी है, तो ये आपको ऑथर का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर जो है भारत श्रमजीवी करके उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये भारत श्रमजीवी जो न्यूज़पेपर निकला करती थी ये किसके द्वारा लिखी जाती थी। तो इस तरीके से अगर आपको फिर से इसका भी एक लिस्ट बनाने का है मॉडर्न हिस्ट्री में भी, तो ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में अब जैसे उसने पूछ लिया एक बार कि भाई जो है आपको ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ये किसने बनाया फॉर एग्जांपल, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन दैट पीरियड कि किसने किसने बनाए हैं, ये इसका लिस्ट अगर बनाओगे तो अगेन ये आपको 2 पेजेज में, 1 पेज में, दोनों साइड में अगर करोगे तो दिस पार्ट विल बी डन। इसके अलावा एक जो शॉर्टकट तरीका है हिस्ट्री पढ़ने का दैट इज द क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ गवर्नर जनरल्स। गवर्नर जनरल्स हालांकि पिछले सालों से पूछा नहीं जा रहा बट आपको क्रोनोलॉजी क्लियर कराने में काफ़ी हेल्प कर देता है, ठीक है। तो अगर आप क्रोनोलॉजी खोजोगे आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी कि भाई किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो उससे आपको एक दो चीज़ें पता हो जाती हैं कि उसमें जो उनके वर्क्स हैं गवर्नर जनरल्स के, जैसे कॉर्नवालिस, तो अगर कॉर्नवालिस है तो कॉर्नवालिस के टाइम में क्या क्या काम हुए, ठीक है। तो उसने आपको जुडिशरी में क्या चेंज किए, उसने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज किए, ये चीज़ें भी आपको याद हो जाती हैं। साथ ही साथ ये जो चेंजेज हुई हैं ये किस टाइम पीरियड में हुई हैं ये भी आपको याद रह जाएगी। तो कॉर्नवालिस अगर 86 में आया था तो उसके बाद से जिस टाइम पीरियड तक रहा उसी टाइम पीरियड में वो चेंजेस भी हुई होंगी। तो इतना काम आपको मस्ट है एंशिएंट एंड आपको मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। इसके बाद अगर आप बात करें फिजिकल ज्योग्राफी से, तो फिजिकल ज्योग्राफी से लोकेशन ऑफ माउंटेन्स, पासेज, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ये आपको नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है। जितने भी माउंटेन्स हैं इंडिया के सबके आपको कम से कम उनके पिक्स के नाम जो हैं, पिक्स उनके बड़े फेमस पिक्स कौन है, हाईएस्ट पिक्स कौन से, ये याद होने चाहिए कहाँ पे हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पासेज हैं दिस आर ऑलवेज, ये आपको सदाबहार क्वेश्चन हमेशा से रहता है। रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे फोकस आपका हमेशा बना रहेगा। तो जो भी मेजर रिवर्स और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आजकल तो कहीं ना कहीं उन पे अगर लेक्स हैं तो वो लेक्स से भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल, तो ये भी अपने को कहीं ना कहीं तैयार करनी पड़ेगी। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व्स, अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है कुल मिला के आपको 18 हैं तो 18 कर लो। आप नेशनल पार्क्स के चक्कर में मत पड़ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के चक्कर में पढ़ोगे तो ये कुल मिला के आपको 700 हो जाएंगे एंड ये करना पॉसिबल नहीं होगी ह्यूमनली, ठीक है। तो आप जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स करो और बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर में अगर कोई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं तो उनको देख लो। जैसे अगर अब नीलगिरी है तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स में बहुत सारे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आप उनको देख लो, ना कि आप सबको एक एक करके देखते चलोगे, ठीक है। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आप कर लो। और उसके अलावा जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये आपको हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। तो लास्ट ईयर उसने यूक्रेन का पूछ लिया, ठीक है। अब आपसे नॉर्मली पूछ ले कि भाई लेवांत रीजन है तो ये लेवांत रीजन कहाँ पे है, ठीक है। या क्योंकि आजकल देखो आजकल यहाँ पे जो है हमस का वॉर चल रहा है, तो इसके वजह से जो इजराइल एंड हमस का कॉन्फ्लिक्ट है इसके वजह से ये आपको रीजन जो है न्यूज में है, ठीक है। या फिर आपको इजिप्ट का पूछ ले कि भाई इजिप्ट के आसपास जो है लोकेशन कौन कौन सी हैं, या कोई फेमस जैसे शहर हैं उन शहरों के भी नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वर्ल्ड लोकेशन इन न्यूज जो है ये आपको कंपलसरी है, यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चंस जो हैं वो तो निकल जाएंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी में कम से कम आपको इतना, और अगर इससे एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बचता है देन यू गो कि भाई जो आपका बेसिक्स है, बेसिक्स में जैसे कि अब अर्थक्वेक वेव्स हैं तो लास्ट ईयर उसने अर्थक्वेक वेव्स से पूछ लिया कि भाई S&P वेव्स कैसे काम करते हैं, तो हो सकता है किसी साल वो प्लेट टेक्टोनिक्स पे पूछ ले। तो इस तरीके से जो आपको बेसिक जो साइंटिफिक एविडेंसेस पे बेस्ड हैं उसको आप क्या करो, उसको आप रट्टा मार लो।
बाकी इसको तो आपको रट्टा मारने का ही है, और इसको करोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, ये 4 से 5 पेज में ये पूरी की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में भी बेसिकली जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो आपको दैट इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइजेबल कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी से, कि भाई रेपो रेट क्या है, या रेपो रेट के चेंज करने से मार्केट पे क्या असर पड़ता है, इन्फ्लेशन पे कैसे असर पड़ता है, ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझनी ही पड़ेंगी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, या अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए आपको सेंट्रल बैंक क्या क्या कर सकती है, आपको गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट अपने फिस्कल पॉलिसी में कैसे बदलाव ला सकती है, ये आपको जो चैप्टर है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, जो बैंकिंग वाला चैप्टर होगा ये आपको करना ही पड़ेगा। जो बजट वाला चैप्टर होगा, जो गवर्नमेंट फाइनेंसेस वाले, ये यू हैव टू डू एट एनी कॉस्ट। इसके अलावा समरी ऑफ लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि इस साल का आया नहीं है, तो आप यहाँ से क्या करना है, आपको ट्रेंड्स देख लेने हैं जितने भी, कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या ट्रेंड रहा है, आपको जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या ट्रेंड रहा है, आपको जो है फिस्कल डेफिसिट का क्या ट्रेंड रहा है, ये सारी चीज़ें यू हैव टू डू। तो आपको यहाँ से डेटा नहीं याद करना है, आपको क्या याद करना है, आपको ट्रेंड याद करना है। ठीक है, ये आप जो है तो 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर में सारे में नहीं, 3-4 जो लास्ट के चैप्टर्स हैं। ठीक है, जहाँ से आपको सोशल सेक्टर में क्या हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन ट्रेड के साथ क्या है, उनके जो 4-5 चैप्टर हैं यू हैव टू डू दैट ट्रेंड एनालिसिस। इस साल का इंटरिम बजट में जो अनाउंसमेंट हुए हैं, जो भी स्कीम्स अनाउंस हुई हैं, आपको उस पर जस्ट स्कीम्स पे देख लेना है, बाकी कुछ अलग से इसमें करने की जरूरत नहीं है। आपको नंबर्स में जाना ही नहीं है, डोंट गो एवर इन नंबर्स, नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये आपको मैं ये आप पॉलिटी में भी कवर कर सकते हो उसको, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी फेमस स्कीम्स हैं उसमें से भी फोकस करिए आप कोर स्कीम्स, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की, हर मिनिस्ट्री की अगर आप देखोगे तो उसके अलग स्कीम चल रहे हैं। बट जनरली आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आप देखो, मिनिस्ट्री ऑफ जो है आपको पंचायती राज की देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की देखो, ये जो फेमस स्कीम्स हैं ये आपको जरूर याद रखनी है। कोर स्कीम्स अगर आप सर्च मारोगे तो 12 से 13 निकल के आएंगी, उनको आपको पढ़ लेने का है। तो जैसे आयुष्मान भारत हो गया, तो आयुष्मान भारत को आप डिटेल में पढ़ लो, बाकी चीज़ों को यू कैन आप छोड़ सकते हो, कोई उतना इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है तो हमें लिमिटेड ही पढ़ाई कर सकते हैं हम, तो उस हिसाब से अपने को करने का है। तो ध्यान रखें, यहाँ से जो ये आपका स्टैटिक वाला पोर्शन हो गया, ये तो आपको चेंज होता रहेगा, और ये जो फोकस है ये आपको डिपेंडिंग अपॉन जो भी नए अगर न्यू स्कीम्स हैं तो वो तो आपको देखनी ही है, पुराने स्कीम्स में से कुछ जो है स्पेशल वाले वो आप देख लेंगे। इसके बाद अगर बात करें पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी के लिए अगर एक चीज़ आपको पढ़नी हो दैट इज द आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स, ये मस्ट है। क्योंकि अमेंडमेंट से भी वो क्वेश्चन पूछना उसने शुरू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट केसेस से भी पूछना शुरू कर दिया, बट मैं अभी उन केसेस की बात नहीं करूंगा। कम से कम अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जैसे 42nd अमेंडमेंट है तो ये नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, ये आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल्स आप एक बार गो थ्रू हो जाओ, आपको लक्ष्मीकांत में पूरी की पूरी मिल जाएगी आर्टिकल्स की लिस्ट, आप उसको कम से कम अच्छे से, उसमें से भी सारे ना हो पाए तो इंपॉर्टेंट वाले जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, ठीक है, या फिर आपको प्रेसिडेंट के वर्किंग से लेकर के हो गए, ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से लेकर के अगर कोई आर्टिकल है, क्यों, क्योंकि यही आपको क्वेश्चंस में बनेंगे, क्वेश्चंस यहीं से निकल के आएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ये आपको कर ही लेना है, बाकी आपके पास टाइम बचे तो यू कैन गो थ्रू लक्ष्मीकांत, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बट फिर भी अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप सारे आर्टिकल्स को कम से कम 2 बार 3 बार उसको पढ़ोगे, और उसमें उसके लैंग्वेज को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो फिर आपके वहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बन जाते हैं। अमेंडमेंट्स में जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं जैसे 7th अमेंडमेंट हो गया, 42nd अमेंडमेंट हो गया, ये 3-4 अमेंडमेंट्स जो हैं ये आपको पढ़ लेने का है, यहाँ से आपका पॉलिटी का जो काम है वो निकल जाएगा। और फिर अगर आपके पास टाइम बचता है देन यू कैन गो फॉर द स्टैटिक पोर्शन, जो आपको लक्ष्मीकांत का जो पहला सेक्शन है, ठीक है, पहला सेक्शन वो पहला 2 चैप्टर छोड़ करके, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसको छोड़ करके, जो आपको की है कि भाई FR क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, DPSP क्या है, आपको इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, ये क्यों जरूरी है, तो जो वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो आप अगर ये करने के बाद आपके पास टाइम बचता है देन यू कैन गो फॉर दैट। इसके अलावा इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट में ध्यान रखें, यहाँ पे बहुत ये वास्ट टॉपिक है, ये आपको कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक से भी रिलेट हो जाता है। तो इसमें जो है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम फंक्शनिंग को लेकर के जो पहले चैप्टर्स हैं उनको आपको करना ही करना है कि भाई फूड चेन कैसे काम करता है, ठीक है, या जो है आपको बायोजियो केमिकल साइकिल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है, ठीक है, या जो आपको पिरामिड्स हैं, जो आपको एनर्जी पिरामिड्स बनते हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर बनते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स जिसको कहते हैं, वो कैसे काम करता है, तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे बॉडीज़ बहुत सी हैं, तो उन बॉडीज़ को जो इन्वायरमेंट रिलेटेड इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं इनके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी जरूर रखें, जैसे IUCN क्या है,
ठीक है, या साइट्स है तो साइट्स कैसे काम करती है, इनको ध्यान रखें। ये आपको जो न्यूज़ में रही हैं ये आपको कर लेनी है। इसके अलावा जो ध्यान देना है वो है इंपॉर्टेंट एक्ट्स, जैसे अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कंपलसरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो आपके काम आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स हुए हैं इसमें, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है। अब जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बीडीए क्या है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो हैं ये हमें देखने ही पड़ेंगे, इसका ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से भी जिसमें अगर रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है, जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है आप सेग्रीगेट करें। तो इन्वायरमेंट में आप क्या कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें साइंस एंड टेक्स की, तो यहाँ पे बहुत डिटेल हमें नहीं चाहिए कि भाई न्यूटन के लॉ कैसे काम करते हैं, वी डोंट नीड दैट। हमें जो है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको देखने हैं। जैसे इस बार पूछ लिया उसने कि भाई ओल्बैचिया मेथड क्या है, तो ये आपको कीवर्ड पता होना चाहिए। उसने पूछ लिया कि ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ये क्या है। सो जिस तरीके से आपको एस्ट्रोनॉमी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, कंप्यूटर्स, आईटी, डिफेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, डिजीज एंड पैथोजेंस, तो इसमें रिलेटेड जो कीवर्ड्स जो दिख रहे हैं आपको, जो थोड़े अलग कॉन्सेप्चुअल बहुत जाने की जरूरत नहीं है, वो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप उनको देख ले तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे साइंस एंड टेक से। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स में आप किसी भी इंस्टीट्यूशन की कॉम्पाइलेशन 365 जो लास्ट 1 ईयर की कॉम्पाइलेशन है आप उसको पढ़ें। कोई भी एक कॉम्पाइलेशन ले लें, जितनी शॉर्ट मिले उतनी बेहतर। ठीक है, आपको क्रिस्प यहाँ पे नॉलेज जो है वो चाहिए, और वो आप करके आप उसको 3-4 बार पढ़ें, तो ये आपका जो आपका करंट वाला पोर्शन होगा वो मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब देखो, अगर किसी का आपको नहीं मिल रहा है कि अच्छा ठीक है भाई ये कुछ छूट रहा है वो छूट रहा है, वो करने का नहीं है। ठीक है, वो क्योंकि सबका कुछ ना कुछ छूटा रहेगा, तो कोई एक उठाओ और उसको आप जो है आप पढ़ लो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज यू कैन गो फॉर 2 तरीके से आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। एक तो आप फुल 35 to 40 सेट्स लगा लो। तो ये जो है यहाँ से कहने का मतलब, इसमें आपको पहले इकोनॉमी के टेस्ट होंगे 2-3, फिर पॉलिटी के टेस्ट होंगे, फिर जो है आपको हिस्ट्री के टेस्ट होंगे। तो अगर आपको प्रिपरेशन लेवल वैसे आपके पास टाइम है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, यू कैन गो लाइक दैट। और लास्ट में फिर जो है आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। अगर ये आप नहीं कर सकते हो कि नहीं इतना टाइम तो नहीं है मुझे रिवीजन करना है, तो देन गो फॉर कि 15 to 20 जो है फुल लेंथ टेस्ट आप लगा लो। बट ध्यान रखना किसी एक ही इंस्टीट्यूशन से लगाना, चाहे आप जिसके भी लगा रहे हो। ठीक है, तो आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, और फुल लेंथ टेस्ट जब लगाओगे तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आपको 1 आवर फुल लेंथ टेस्ट लगाने में लगा रहे हैं, उस पर आपको 3 to 4 आवर्स आप एनालिसिस के लिए दो। आप जो टेस्ट लगाते हो, टेस्ट लिखते हो, तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आपकी गलत होती है, आप उसको जब रिवाइज करते हो तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बेहतर तौर पे क्या हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको टेस्ट पे बहुत अच्छे से काम करना है, आपको टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप ठीक है रिवीजन भले कोई किसी चैप्टर का ना करना, बट टेस्ट पेपर में कमी मत करना। टेस्ट पेपर करोगे और टेस्ट लगाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस, उसमें ये नहीं देखना कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। नो, यू आर जस्ट यूजिंग इट कि भाई हम जो हैं इसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं। वी आर जस्ट, दिस इज अ टेस्ट इज अ मेथड टू रिवाइज माई थिंग्स। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर कोई चीज़ें करंट अफेयर्स की भी छूटी हुई होंगी तो वो आपको क्या हो जाती है, वो यहाँ पे कवर हो जाती है। तो टेस्ट सीरीज तो है वो आपको जरूर ध्यान रखना है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, पीवाई की, तो जैसा कि मैंने बताया एटलीस्ट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, ये तो अपने को करना ही करना है। तो हमें ट्रेंड भी पता चलता है और साथ ही साथ रिवीजन ही पता चलता है। तो आई विल ब्रिंग अ सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसी प्लेटफॉर्म पे आपको लास्ट आई विल ट्राई कि 5 से 7 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको मैं लेके आऊँ, उसके डिटेल डिस्कशन लेके आऊँ, और जितने इंसाइट्स हो सकेंगे मेरे से, दैट आई विल ट्राई टू ब्रिंग ऑन। ठीक है, तो वो हम कोशिश करेंगे आपको के साथ साथ करें, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। एंड इतना आप करें, और साथ ही साथ जो भी आपके लिए बीच बीच में जो आपको गाइडेंस के तौर पे जो वीडियो की जरूरत होगी मैं ज़रूर लेके आता चलूँगा। एंड अगेन ध्यान रखें कि यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ है, हर किसी की अपनी वीकनेस है। आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा लगता है, तो जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप पहले उसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, आपको रट्टा मारना, रट्टा देखो यहाँ मारना ही मारना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब आप रट्टा जो है एक बार याद करके टाइम लेके याद करते हो और वो याद रह जाती हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। या बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको 10-20 बार जो है याद करेंगे बट जल्दी जल्दी कर लेंगे, वो 10-20 बार रिवीजन कर लेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से आप क्या करो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। और स्ट्रेटेजी बनाना इज़ द फर्स्ट स्टेप, एग्जीक्यूशन इज़ द सेकंड। आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई आपको उस पर क्या करना होगा, यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन दैट फॉर द नेक्स्ट 100 डेज। 100 डेज तक आपको उस पर काम करते रहना पड़ेगा। मैंने जो आपको बताया, दिस विल जस्ट गिव यू एन इनसाइट्स।
ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स, इट इज़ नॉट द ओनली मेथड, राइट। तो ये आपको उसके बाद जब आपने स्ट्रेटेजी बनाई, आप उसको एग्जीक्यूट जब तक नहीं करोगे वो किसी काम की नहीं है। तो एग्जीक्यूशन बनाओ कि हाँ भाई मैं टेस्ट लगा रहा हूँ, हर अल्टरनेट डे को मैं टेस्ट लगाऊंगा, तो मैं लगाऊंगा, ठीक है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे टेस्ट लगाने का है। तो ये आपकी एग्जीक्यूशन की पार्ट हो गई। एंड थर्ड पार्ट, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि देखो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे उन्होंने पहले क्लियर किया हो या ना किया हो, उनको ये डर रहता है कि पता नहीं इस बार क्या होगा। सच इज द अनसर्टेनिटी ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। मैंने पांचों बार क्लियर किया, बट हर बार मुझे डर रहता था। जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ जाता था सीएससी का, उसके बाद टेंशन बढ़ने लगती थी कि भाई पता नहीं इस बार क्या होने का है। बट बिलीफ रखो कि जितनी जो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगी, और बाकी लोगों को भी टेंशन, ऐसा नहीं केवल आपको टेंशन है। और इसके बाद द कोट आई बिलीव इन, ये काफ़ी मुझे अच्छी कोट लगती है, वी नीड पीपुल हु ड्रीम इम्पॉसिबल थिंग्स। तो मुश्किल लगता है बट वी नीड टू ड्रीम दैट थिंग, हु मे बी फेल समटाइम्स सक्सीड, बट इन एनी केस हु हैव दैट एम्बिशन। ये एम्बिशन होना बहुत जरूरी है। आप उसके लिए एफर्ट डालो, अपना एफर्ट डालो एंड पूरे अच्छे तरीके से एफर्ट डालो। उसके बाद सक्सेस एंड फेलियर जो है दैट्स वो बाद की बातें हैं, ठीक है। हम अभी उसके बारे में नहीं सोचेंगे। अभी हम सोचेंगे कि हमारा एग्जाम जो है वो मई में एग्जाम है, अपने को 26 मई तक अपने को क्या करना है, किस तरीके से करना है, हमें वो करना है, ठीक है। इसके साथ ही आपको जो है फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू कि PYQ पे मैं डिस्कशन लेके आऊँ। और ये जो है आप फॉर्म भी जो है आप पहले ही भर लें ताकि बाद में रश ना हो। सो दैट वॉट यू नीड टू डू। एंड इसके बाद जो है हम डिटेल में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की भी चर्चा करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। सो कीप ऑन लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।